हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, और जहां मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एकदम नया चैप्टर। ये चैप्टर हालांकि किताबों में अगर जाएं तो सबसे पहला चैप्टर है, तो सर आपने इसे बाद में काहे शुरू किए। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये कि बेटा एकदम से ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये थोड़ी सी कोर मैथमेटिक्स के अंदर आ जाती है, जहां पर आप लोगों को शायद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसी चीजें नहीं करनी होती, लेकिन आपको मैथमेटिकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना होता है इन चीजों को प्रूव करने के लिए या फिर डिस्प्रूव करने के लिए। ऐसे तो कई सारे बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इस लेक्चर को अटेंड करते हुए अगर आपको क्लास 11th का सेट थ्योरी वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में एक मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को सेट थ्योरी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेसिक हैं वो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए भी एक टास्क होता है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ पहले से आना भी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोस्त पहले क्लास 11th की सेट थ्योरी कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आप लोग रिलेशन फंक्शंस को शुरू करो, क्योंकि कंप्लीटली रिलेशन फंक्शन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को ही अगर हम लोग आगे जाके एडवांस वर्जन में जब पढ़ते हैं तो रिलेशन फंक्शंस हमारे पास आते हैं। लेकिन यकीनन मैं आप लोगों को इन चीजों को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और एक बार जब बात समझ में आ जाएगी तो बोलो तारा रारा हैं जी। बढ़िया। ओके, तो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो शायद क्लास 11th में भी आप लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया होगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग जाएंगे रिलेशंस के पास। सो रिलेशंस भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था क्लास 11th में, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। बट जब शुरू कर रहे हैं तो भाई पूरा करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे? हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से शुरू करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। कहते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स हैं ए और बी, तो लीजिए मैं दो सेट्स ए और बी कुछ ऐसे बनाता हूं कि हमारे पास यहां पर एलिमेंट है 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, है ना। यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। जी सर। अब आपको क्या इसमें समझना है, क्या इसमें सीखना है, वो चीज पर फोकस करें कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहना क्या चाहता है ना। जैसे 3 इडियट्स मूवी में बोलता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो। तो वो ये डेफिनेशन जो है वो वैसे पढ़ने में आपको वैसे ही लगेगा कि कहना क्या चाहते हो, लेकिन जब हम लोग ऐसे करके सीखेंगे, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस की हेल्प से सीखेंगे, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी लैंग्वेज को आप लोग इग्नोर कर दोगे। भाई लैंग्वेज भी जरूरी है, डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट समझ तो भी आना चाहिए ना, है ना। तो समझने के लिए पहले ऐसे करेंगे, करें। ये कह रहा है कि सर अगर मेरे सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आपको करनी है मैपिंग। अब इस मैपिंग शब्द को हम आसान शब्दों में कैसे बोले कि भैया चलाएगा तीर। क्या चलाएगा? तीर चलाएगा, है ना। जो भी एलिमेंट है वो तीर चलाएगा। वो तीर चलाएगा तो कैसे चलाएगा? वो 1 जो है बेटा वो ए की तरफ तीर चला सकता है, 1 जो है वो बेटा बी की तरफ तीर चला देगा, 1 जो है वो सी की तरफ तीर चला देगा। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग? मैपिंग। क्या बोलेंगे? मैपिंग। कि 1 एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के ए से मैप है, बी से मैप है, सी से मैप है। सिमिलरली अगर मैं इनकी बात करूं कि मैं 2 को भी तो सर मैप कर सकता था, 2 को ए के साथ, ठीक है, 2 को बी के साथ, ठीक है, और 2 को सी के साथ। अच्छा, तो ऐसा हम लोग किसके साथ और कर सकते थे? सर हम लोग 3 के साथ भी कर सकते थे, 3 को ए के साथ, ठीक है, 3 को बी के साथ, ठीक है, 3 को सी के साथ। जी सर। हम लोग इसको और कैसे कर सकते थे? हम लोग ऐसे भी कर सकते थे सर, 4 को ए के साथ, 4 को बी के साथ एंड 4 को सी के साथ। जी सर, है ना। ऐसे ही करके हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर 4 कील लगाकर रबर बैंड बांध दिया आपने तो फिर इसमें से गिटार बजाएंगे टिंग डिंग 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 करके, तो नहीं। हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग का मतलब सर इधर से एक एलिमेंट जो होगा वो सभी एलिमेंट पर तीर चलाएगा, यानी उसके साथ एक तरीके का रिलेशन मेंटेन करेगा। तो अगर मैं सभी एलिमेंट्स को सभी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैपिंग करता हूं तो इस तरह के
इस तरह के मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स। अब ये तो हुआ हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सर इसको लिखा कैसे जाता है, मतलब अगर मैं इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसे कैसे लिखा जाएगा, वो भी जरूरी है भाई। अब आता है इंट्रोडक्शन यहां पे ऑर्डर्ड पेयर का। किसका सर, किसका, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो कुछ बच्चे ऐसे लिखा जाता है, आप लोग इसे बचपन से लिखते आ रहे हो ऐसे करके, ए कॉमा बी के फॉर्मेट में आप लोग ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, ठीक है। इस ऑर्डर्ड पेयर की खास बात क्या है, ये 2 डायमेंशनल ऑर्डर्ड पेयर है। 2 डायमेंशनल मतलब सर इसमें 2 डायमेंशन होंगे, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन। और अगर मैं 3 डायमेंशन ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहूं तो 3 डायमेंशन ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनता है सर, 3 डायमेंशन ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों को ऐसा बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये 3 डायमेंशन पॉइंट्स हो गए ना दोस्त, है ना। 3 डायमेंशन के अंदर जहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे आप इसे कंसीडर कर सकते हो, या इसे आप 3 डायमेंशनल पॉइंट बोल सकते हो, इसे 2 डायमेंशनल पॉइंट बोल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, 2D और 3D में नहीं एंटर करेंगे। हम लोग कहेंगे कि सर अभी हम लोग सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर बात कर रहे हैं, जो सबसे बेसिक लेवल पे समझा जाना चाहिए, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर इज ए कॉमा बी। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही ऑर्डर्ड पेयर का इस्तेमाल करूंगा मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, जरा देखिए दोस्त। अगर मेरे पास सेट ए के अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से ए क्रॉस बी लिखना चाहता हूं, ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे सर 1 की मैपिंग ए के साथ भी हुई, 1 की मैपिंग बी के साथ भी हुई, 1 की सी के साथ भी हुई। सिमिलरली 2A 2B 2C, है ना, ऐसे करके लिखते जाएंगे। सिमिलरली बेटा 3 की मैपिंग ए के साथ, 3 की बी के साथ और 3 की सी के साथ। अच्छा, सिमिलरली सर 4 की ए के साथ, 4 की बी के साथ और 4 की सी के साथ जब हम लोगों ने मैपिंग करी तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास एक सेट आया, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आया, या कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आया। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। अब ये दोनों सेट अलग अलग भी हो सकते हैं, ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। मैं एक सेम वाला एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सर, है ना। चलो सेम वाला एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों के पास एक सेट ये है, एक सेट ये है। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। अच्छा, इन पे बढ़िया बढ़िया चमकदार एकदम रंग भी भर देते हैं। लीजिए, भर दिए सर, ठीक है। यहां मैं कहता हूं कि सर ये सेट ए है, इसके अंदर हमारे पास सपोज कीजिए 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। यहां भी सर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये था कि अगर ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट ए है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सेट ए और सेट ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर अगर पहले वाले सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे वाले सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इधर वाले सेट के जो एलिमेंट है वो तीर चलाएंगे दूसरे वाले सेट के अंदर। कुछ इस तरीके से दोस्त, मैं यहाँ पर फिर से मैपिंग वैसे कर देता हूँ कि ये 1 को 1 के साथ आप जोड़ोगे, 1 को आप 2 के साथ जोड़ोगे, 1 को आप 3 के साथ जोड़ोगे, है ना। सिमिलरली 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ एंड 3 को 3 के साथ, ऐसे करके जोड़ोगे तो यू विल राइट लाइक दिस कि सर हमारे पास 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 फिर उसके बाद हमारे पास अगला सेट जो होगा वो 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा एंड 2 3 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा एंड 3 3 आ जाएगा। आ गया सर, एकदम आ गया। तो दिस इज ए क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस ए। मैं कहता हूं कि सर अगर मुझे इसको थोड़ा और भयानक बनाना है, डरावना, मुश्किल, तगड़ा, डिफिकल्ट, जितने भी सिनोनिम है सब लिख के बताओ, अभी बताओ नीचे कमेंट में, है ना। कैसे सर? मैं चाहता हूं कि मुझे ए क्रॉस ए बताइए कितना होगा। ए क्रॉस ए सर, ए क्रॉस ए बताइए कितना होगा। तो अब ये चीजें ना थोड़ी सी मुश्किल सी हो जाएंगी आपके लिए, अब बहुत भारी सा लगने लगेगा आपको ये सारी चीज। कैसे?
देखेंगे। मैं सिर्फ एक बार के लिए आप लोगों को बता रहा हूं बिकॉज आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। सर ये वाले एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट सबसे पहले क्या जाएगा, 1 के पास जाएगा। तो अब ये 2 डायमेंशन नहीं करेगा, ये 3 डायमेंशन होगा। अगर मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दूं तब देखिए कि आप लोगों को क्या चीज समझनी है, जो कि अगर हमें क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, मैं यहां पर कहना जो चाहता हूं वो ये कि ये वाला सेट कौन सा है सर, ये वाला सेट है हमारे पास ए क्रॉस है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, और फिर उसके बाद 2 1 है, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। आखिरी एलिमेंट क्या है सर, हमारे पास 3 3 है। क्या है, 3 3 है। ये सब एलिमेंट्स हैं, और यहां पर हमारे पास सर वही 3 एलिमेंट्स 1 2 3 है। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला सेट जो है ये हमारा ए क्रॉस ए है, और ये वाला सेट हमारे पास ए है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट आप कहेंगे सर 1 1 जो है वो 1 के साथ मैप करेगा। मैंने कुछ गलती करी? यस सर, 1 1 जो है वो 1 के साथ मैप करेगा, 1 1 जो है वो 2 के साथ मैप करेगा, 1 1 जो है वो 3 के साथ मैप करेगा, 1 2 जो है वो 1 के साथ मैप करेगा, 2 के साथ करेगा, और फिर 3 के साथ भी करेगा। 1 3 जो है 1 के साथ करेगा, 1 2 के साथ करेगा, और 1 3 जो है सर वो 1 3 के साथ भी करेगा। सिमिलरली हर एक एलिमेंट ऐसे करके करते जाएंगे, है ना, ये सब करते जाएंगे। तब हमारा सेट कैसा बनेगा, तब हमारा सेट कुछ ऐसे बनेगा कि सर 1 1 तो था ही, उसके साथ 1 के साथ मैपिंग हो जाएगी। 1 2 तो था ही सर, इसके साथ हमारे पास सपोज कीजिए 1 1 को हम लोगों ने 2 के साथ भी कर दिया, 1 1 को हमने 3 के साथ भी कर दिया। अच्छा, अब आ जाएंगे 1 2 को हम लोगों ने 1 के साथ कर दिया, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 हो गया। जी सर, अब मैं आगे चलूंगा तो 1 3 1 हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा, एंड लास्ट 1 3 3 हो जाएगा। दीज विल बी द एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, अब 2 से करके देखेंगे सर। 2 1 1 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास 2 1 2, 2 1 3, ठीक है, देन 2 2 1, देन 2 2 3, 2 2 2, देन 2 2 3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सर 2 3 1, 2 3 2, और 2 3 3 हो जाएगा, 2 3 3। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 1 1 आ जाएगा, 3 1 2 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 1 आ जाएगा, 3 2 2 आ जाएगा, 3 2 3 आ जाएगा। ओके, फिर 3 3 1 आ जाएगा, 3 3 2 आ जाएगा, और 3 3 3 आ जाएगा। तो इतने सारे एलिमेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे अगर ऐसे करके हम लोग 3 डायमेंशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट तक पहुंचना चाहते हैं। ये करना पड़ेगा। तो क्या ये सवाल आ सकता है? बेटा देखो, ये कुछ ज्यादा ही लंबा काम हो जाता है, तो आपको क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स कम कर देंगे। एलिमेंट्स कम कर देंगे मतलब आपको 3 एलिमेंट्स नहीं देगा, वो आपको 2 ही एलिमेंट्स देगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया कि हाँ एक बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो छोटा वाला तो अपने आप कूटा जाएगा, है ना। बढ़िया। अब इसमें सीखने की चीजें और क्या क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि सर डेफिनेशन बेसिस पे ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है। सर ए क्रॉस बी लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्मेट में, ए कॉमा बी इसके एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा, और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूं, यानी बी सेट पहले ए सेट बाद में, तो सर मेरा पहला वाला एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली बी से बिलोंग करेगा, और मेरा दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली ए से बिलोंग करेगा। दिस इज द डेफिनेशन। ओके सर, यहां तक अपने को कोई बात बिल्कुल परेशान नहीं करती है। अब इसमें और क्या सीखने का है, इसमें बच्चा ये वाली लाइन को प्लीज 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 बहुत अच्छे से लिख लो, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस अच्छे हैं। ये वाली लाइन जो है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग निकालते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी द कार्डिनैलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, चाहे वो ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए हो, दोनों की कार्डिनैलिटी किसके बराबर होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, जरा समझें इस चीज को। मैंने कैसे आप लोगों को बताया कि सर सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहां देखकर हमें पता लगता है, क्या पता लगता है कि सर एन ए बराबर हियर इस एग्जाम्पल में एन ए की वैल्यू क्या है सर, एन ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। एन बी की वैल्यू क्या है सर, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए कि n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा फॉर्मूला कहता है कि na को nb से मल्टीप्लाई कर दो। na की वैल्यू सर 4 है, nb की वैल्यू 3 है, तो टोटल मिलाकर 12 आना चाहिए। तो क्या हमारे पास 12 एलिमेंट्स आए हैं? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 यानी 12, है ना। कितने हो गए सर? 12 एलिमेंट्स गिन लिए ना, आप लोग प्रॉपर गिन लेना। तो इस तरीके से हम लोग कार्डिनलिटी को डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए। इसका ये फॉर्मूला हो गया। इस वाली कंडीशन में आएंगे जब हम लोग 3 डायमेंशन के अंदर चले आते हैं, यानी 3 बार किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, यानी 3 डायमेंशन के ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? देन यू विल से दैट कि सर अब अगर मुझे ये निकालना है कि मुझे बताना है n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, अगर मुझे बताना है तो ये हो जाएगा मेरे पास इसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन, दैट इज na इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप लोगों को रिजल्ट के तौर पे याद रखना है कि सर ये हमारा एक तरीके से रिजल्ट हो जाता है ना। ये इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं हो रहा है, ओके चलो कोई बात नहीं। तो अब अगर मुझे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि सर n ऑफ a क्रॉस a कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं बिना इसको बनाए काउंट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, तो हाउ विल आई काउंट? आप कहेंगे सर इसी फॉर्मूले को इसी के हिसाब से लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा na मल्टीप्लाई एन ए बन जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 27 आ जाएगा। क्या हमारे पास यहाँ पे 27 एलिमेंट्स आ रहे हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स एक रो में है और 3 रो हैं, इसका मतलब सर 9 3 जा 27, है ना। 9 3 जा 27, तो सर 27 हम लोगों ने बिना सेट बनाए भी गिनकर बता सकते थे। सो दिस इज द रिजल्ट। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है दोस्त, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये एक रिजल्ट हमारे लिए जरूरी है, ये एक रिजल्ट हमारे लिए जरूरी है, ओके। और बनाते कैसे हैं वो तो हमें समझ में आ ही गया है। बढ़िया, एकदम ताजा ताजा, बिल्कुल सर एकदम ताजा। आगे चलते हैं यहां से। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे दोस्त। ये प्रॉपर्टीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए। इसमें ये कह रहा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है कि सर a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेकर चलूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। सपोज a सेट जो है वो 1,2 है, सपोज b सेट जो है वो हमारे पास 3,4 है, और सपोज c सेट जो है वो हमारे पास 4,5 है। ओके सर, बिल्कुल सर, कोई नो प्रॉब्लम नहीं, एकदम प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी अगर मैं आप लोगों को यहां पर करूं कि भाई a क्रॉस b कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर a क्रॉस b में 4 एलिमेंट्स आएंगे। पहला होगा 1 3, फिर होगा 1 4, फिर होगा 2 3, फिर होगा 2 4। ठीक है सर। अगर मैं यहां पर b क्रॉस a निकालने की बात करूं तो b क्रॉस a आप कहेंगे सर b जो है वो तीर चलाएगा, पहले 3 जाएगा 1 के पास, फिर 3 जाएगा 2 के पास, ऐसे करके, है ना। तो आपके पास 3 1 आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 1 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 2 आ जाएगा। दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेट b क्रॉस a। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं कि सर ये वाली बात बिल्कुल सच है कि अगर a और b बराबर नहीं है तो इसका मतलब a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। उसी के अदर साइड में आप कहेंगे कि सर a क्रॉस b और b क्रॉस a अगर बराबर है तो इसका मतलब a और b बराबर सेट रहे होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना आप लोग a और b सेट को सेम वैल्यूज असाइन करना कि a सेट भी अगर 1 2 है तो b सेट भी 1 2 ले लेना। देन एक बार a क्रॉस b निकालना और फिर एक बार b क्रॉस a निकालना और चेक करना कि क्या ये वाला सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है ना। चलो, सेकंड स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को होमवर्क में डाल दिया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर अगर ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग फाई से करें ना, व्हाट इज फाई? भाई फाई होता है एम्प्टी सेट। नहीं मालूम तो लिख रहा हूं भाई, यहां पे याद रख लेना, ठीक है। फाई क्या होता है सर? फाई इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, दिस इज फाई इज एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सपोज कीजिए मैंने एक सेट यहां बनाया, एक सेट मैंने ऐसे बना दिया। मैंने कहा इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सर 1 2 3 है, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो खाली है, ठीक है। तो अब मैंने
अपने टीम ए, ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा फाई सेट हो गया, है ना, दिस इज फाई सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो अब मेरी टीम जो है ए सेट की, वो अगर तीर चलाना चाहेगी तो इधर किस पे तीर चलाएगी? यहाँ तो कोई है ही नहीं, है ना, तीर किस पे चलाएगी? यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं चला पाएगा, ये भी तीर नहीं चला पाएगा, जी सर, ये भी तीर नहीं चला पाएगा। तब हम कहेंगे कि सर अगर मुझे किसी भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी खाली सेट यानी किसी एम्प्टी सेट से करना होगा तो हमारे पास कोई ऐसी मैपिंग नहीं आएगी। इसका मतलब इन रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है सर? इन रिजल्ट हमें फाई ही मिलने वाला है, यानी एक खाली सेट ही हम लोगों को रिजल्ट में मिलेगा। तो ये बात बहुत ही आसान सी है, इसे आप समझ गए हैं, तो ये भी हम लोगों ने स्टार मार्क कर लिया कि सर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां से मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। पहला वाला मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये दोनों बच्चा आप लोग प्रूफ करेंगे, है ना, ये दोनों आप लोग प्रूफ करेंगे। पहला वाला मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं, इन्हीं एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी यूनियन सी है, राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है। तो मुझे ये पहले तीन चीजें निकाल लेनी है। जैसे कि मैंने ए क्रॉस बी तो निकाल रखा है सर, ठीक है, मुझे ए क्रॉस सी और चाहिए, ये लीजिए ए क्रॉस सी और निकाल देते, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5, हैं जी, बिल्कुल सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मुझे दोस्त इन दोनों का यूनियन करना है। क्या करना है सर? इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन अगर मैं करूंगा तो ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी, इनका यूनियन करेंगे तो भाई सबसे पहली चीज तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर सभी एलिमेंट्स को एक एक बार लिखना है, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि देखो बच्चे, ए क्रॉस बी में 1,3 जो है वो एक बार है, ए क्रॉस बी में 1,4 है, ठीक है, फिर हमारे पास 2,3 है और 2,4 है, जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ध्यान देंगे तो आपने 1,4 एक बार लिख दिया है ना ए क्रॉस सी में, ठीक है, 1,5 अभी तक नहीं लिखा है तो आप लोग 1,5 भी लिखेंगे, जी सर। 2,4 लिख दिया है ना एक बार, तो आप आगे क्या लिखेंगे? 2,5 लिखेंगे, ठीक है सर। ये हो गया हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्या निकाल कर देना है? मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पहले बी यूनियन सी निकाल कर देता हूं, क्या बच्चे? बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 4 5, तो क्या आ जाएगा? 3 4 और 5 आ जाएगा, क्योंकि सर 4 2 बार रिपीट हो रहा है, लिखना तो हमें एक ही बार पड़ेगा। नाउ इसके आगे मैं निकालना चाहता हूं ए क्रॉस बी यूनियन सी। बेटा इस सेट का, इस वाले सेट का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इस सेट के साथ करना है। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो बनेगा 1 को 3 के साथ रख दो, 1 को 4 के साथ रख दो, 1 को 5 के साथ रख दो, या फिर 2 को 3 के साथ रख दो, 2 को 4 के साथ रख दो, 2 को 5 के साथ रख दो, हैं जी, यही एलिमेंट्स आएंगे। तो अब मुझे ये देखिए कि क्या ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये वाले एलिमेंट्स दोनों सेम हैं? क्या इनमें सब कुछ सेम है? और अगर सब कुछ सेम है तो आई कैन से दैट कि सर ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर है, हैं जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज खुद से क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। बात आती है अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना नहीं आता है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा हिंट है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि सर अगर मेरे पास बी सेट जो है वो 3,4 है ना, और सी सेट जो है वो मेरे पास 4,5 है, ठीक है सर। तो मुझे अगर b माइनस सी निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको b और c सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है। तो आप कहेंगे सर कॉमन एलिमेंट कौन है? सर कॉमन एलिमेंट है 4। कॉमन एलिमेंट कौन है? 4। तो हमारे पास यहां सेट कौन सा बन जाएगा? आप कहेंगे सर
कॉमन एलिमेंट 4 को हटाने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 बच रहा है, यानी कि B में से C के कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे तो B माइनस C जो होगा 3 बन जाएगा। वहीं पर अगर मैं C माइनस B निकालने के लिए बोलूं तो C माइनस B में आप कहेंगे सर कॉमन एलिमेंट 4 है, इसे हटा देंगे तो मेरे पास सिर्फ 5 आ जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल लिया, फिर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करने की कोशिश करना है ना। कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना है, हटा देना है, भगा देना है, दूर कर देना है। चलो, ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद देखिए आपके स्क्रीन पर एक चमचमाता हुआ एकदम चकाचौंध सवाल आप लोगों के पास आ रहा है। कह रहा है कि सर अगर ए मैट्रिक्स नहीं है, ए सेट है, ए सेट के पास अगर 5 एलिमेंट्स हैं, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए क्रॉस ए हैज। अच्छा, इसका मतलब सर ए क्रॉस ए का मुझे कार्डिनलिटी बताना है, तो हमारा फॉर्मूला है कि सर एन ए मल्टीप्लाई एन ए हो जाएगा। हाँ सर, इसके अंदर अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो इधर 5 इधर 5 और इधर 5, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 125। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम हलवा सर, एकदम हलवा। चले अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं एंड कंसिस्ट दीज 3 एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं और उसमें ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, देन फाइंड बी क्रॉस ए। आपको बी क्रॉस ए निकाल कर देना है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हैवी आप लोगों को लग सकता है, कैसे जरा ध्यान से देखिए जरा। मैं सबसे पहले आपको ये बोल रहा हूं कि सर हमारे पास ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सर, 6 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, और इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया गया है, ये गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे कि गिवन कंडीशंस हमें क्या क्या दी गई हैं। पहली चीज तो ये गिवन है, दूसरी चीज क्या गिवन है कि हमारे पास A,1 B,2 और B,3 जो हैं ये सब सर किससे बिलोंग करते हैं, A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये बात जानते हैं ना, ये बात जानते हैं कि सर ए क्रॉस बी के डेफिनेशन से जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो ए से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट बी से होता है। ये ए से हो जाएगा तो ये बी से हो जाएगा, और ये ए से हो जाएगा तो ये भी बी से हो जाएगा। यानी अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आप कहेंगे सर ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए थे, आप कहेंगे सर ए आना चाहिए और बी आना चाहिए, क्योंकि मैं बी को 2 बार तो लिखूंगा नहीं। और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए सर, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो लीजिए 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर ए सेट और बी सेट कौन कौन होना चाहिए। कूल है, इजी, बिल्कुल हलवा कुछ नहीं है ना। अब यहां से भैया निकाल दो अपना, क्या क्या निकालना है सर, निकालना है हमें बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ए हो जाएगा, 1, बी हो जाएगा। अच्छा, 2, ए हो जाएगा और 2, बी हो जाएगा। अच्छा, और 3, ए हो जाएगा और 3, बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो अपना बी क्रॉस ए वाला सेट, है जी। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलो, उड़ा दिए सवाल, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं तो x और y का ऑर्डर्ड पेयर इनमें से क्या होगा। भाई देखो, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल पता है कब होते हैं, जब उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे दी गई एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी 3x + 2 और 4y - 1 अगर ये बराबर है किसके, 5, 3 के बराबर है, तो आप क्या करें दोस्त, आप इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल कर दें और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल कर दें। यानी कि 3x + 2 जो होगा वो 5 के बराबर रख दीजिए और 4y - 1 जो होगा उसे 3 के बराबर रख दीजिए। तो आप कहेंगे सर 3x = 3 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से 4y = 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी अगर मुझसे xy ऑर्डर्ड पेयर्ड पूछ रहा है तो x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 1 है, यानी ये हो जाएगा 1, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बढ़िया, वेरी इजी, बिल्कुल हल्की चीजें चल रही हैं और ये है भी आसानी, इसमें कहीं कंफ्यूज होना है यार, इसमें तो कुछ कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे हम लोग एंटर करते हैं बेटा रिलेशंस में। रिलेशंस जिसे हिंदी में संबंध भी कहा जाता है। तो ये कहता है कि सर अगर हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी,
ठीक है, और दोनों कैसे हैं, खाली भी हो सकते हैं और खाली ना भी हो सकते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसने कहा बस हमारे पास दो सेट्स हैं। अब उन दो सेट्स की मदद से जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट जो है वो एक रिलेशन कहला सकता है। बहुत सारे बच्चों को एक बार में ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल नहीं समझ में आई, बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब मैं आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, जरा इसको मेरे साथ साथ थोड़ा सा समय लगाकर सीखें सो दैट आप लोगों को एक मजेदार एक्सपीरियंस हो कि सर ने जो बताया वो हमें अच्छे से समझ में आया। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बाबा, है। चलो यहां तक अपन रेडी। इसमें कलर भी भर देते हैं बढ़िया वाला एकदम, ये लीजिए जी सर। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स डाल देता हूँ कि हमने कहा कि दो सेट्स हैं, लीजिए दो सेट्स हैं, तो इधर मैंने 1 2 और 3 डाल दिया, इधर मैंने A और B डाल दिया, ठीक है जी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया सर, इसको मैंने सेट A नाम दे दिया, इसको मैंने सेट B नाम दे दिया। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मेरे पास सर A क्रॉस B सेट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर A क्रॉस B सेट हो जाएगा 1, A 1, B 2, A 2, B 2, B 3, A एंड 3, B। गाना गा रहे हैं लग रहा है, ठीक है। ये हमारा A क्रॉस B हो जाएगा जी सर। अब मेरा कहने का मतलब है, आप लोग जानते हो ना सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट पढ़ा था ना 11th क्लास में। सबसेट ये होता है कि इफ ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, सबसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्त, इफ A belongs to A implies that A belongs to B, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट A में है और वो B में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो बेटा B का सबसेट हो जाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई सेट में एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट किसी एक सेट में है वो सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में भी मिल जाए तो इन दैट कंडीशन वो सबसेट हो जाता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से कुछ सेट्स बनाने की कोशिश करूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक R1 सेट बनाया, इस R1 सेट में मैंने ये 6 एलिमेंट्स ना लिखकर मैंने इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स को लिखा, तो मैं इजी रखने के लिए मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स को लिख रहा हूं। आपका मन है बेटा आप लिख दो 1, A लिख दो, आपका मन है बच्चा आप 2, A लिख दो, और आपका मन है तो आप 3, B लिख दो। मैंने 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं दोस्त, 3 एलिमेंट्स लिख दिए, ये हो गया। मैंने यहाँ पे R2 अगर लिखा तो R2 में मैं 2 एलिमेंट्स लिख सकता हूँ, सपोज कीजिए 2A हो गया, 3B हो गया। मैं ऐसा हो सकता है कि मैं कोई भी एलिमेंट यहां पर ना लिखूं, यानी मैं यहां पर 5 लिख दूं। मैं ऐसा हो सकता है कि मैं सारे के सारे एलिमेंट लिख दूं, यानी 1A 2A, ठीक है, 3A और उसके बाद 2A, मैंने कुछ गलत लिखा, यस 1B 2B 3B ऐसे लिख देता हूं, 1B 2B एंड 3B ऐसे करके लिख देता हूं, ये एक सेट बन जाता है। तो ये सभी के सभी जो हैं, आप ध्यान से समझो इस बात को कि सर हमारे R1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं R1 के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं किसके अंदर सर, इसके अंदर, है ना। ये तीनों एलिमेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि R1 जो है, इट इंप्लाइज दैट R1 जो है वो सर सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। जी सर एकदम बढ़िया। इधर देखेंगे सर 2A और 3B सर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि सर R2 जो है वो भी सबसेट है A क्रॉस B का। जी सर। अच्छा, इधर 5 एलिमेंट है सर, एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो है ही नहीं, तो उससे मैं क्या ही चेक करूं। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ये बात लिख लो, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बात यहां पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट कौन होता है सर, एम्प्टी सेट। हर सबसेट मतलब, हर सेट मतलब दुनिया का कोई सा भी सेट बनाओ तो उसका अगर आपको सबसेट चाहिए तो कौन होगा सर, एम्प्टी सेट होगा। तो 5
हमें समझ में आ गया कि सर 5 ही एक सबसेट है, तो 5 सबसेट है तो इसका मतलब R3 जो है R3 भी क्या हो जाएगा दोस्त, A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। जी सर। एंड इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स आप यहां देख रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स वहां पर भी है, तो ये भी हमें समझ में आता है कि सर बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कि सर R4 जो है वो भी सर क्या है, हमारे पास A क्रॉस B का सबसेट है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान हम लोग चाहें तो A क्रॉस B के सभी एलिमेंट्स ले सकते हैं, चाहें तो A क्रॉस B का एक भी एलिमेंट ना ले सकते हैं, चाहे तो A क्रॉस B के कुछ कुछ एलिमेंट्स की मदद से मैं एक सेट बना सकता हूं। अगर मैं इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस फॉलो करता हूं, जैसे इन दोनों में मैंने कुछ कुछ एलिमेंट्स लिए, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिया और इसके अंदर सर सारे एलिमेंट ले लिए, तो अगर मैं ऐसे करके कोई सेट बनाता हूं तो ये सभी जो सेट्स बन रहे हैं तो ये क्या होते हैं सर, ये हो जाते हैं हमारे रिलेशंस। तो ये याद रखिएगा कि सर रिलेशन जो रिलेशन होता है वो सर सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का सबसेट होता है। कौन होता है सर, A क्रॉस B का सबसेट बन जाता है। दिस इज द मेन आइडिया जो आप लोगों को याद रखना है जी। ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं कि सर रिलेशन कौन होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का सबसेट होता है। अब आप इसमें किस तरह के मैपिंग्स आपको मिलते हैं ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे या फिर क्वेश्चन को सेट करने वाले पर। जी सर, यहां तक बात समझ में आती है। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सर पहली लाइन तो हमें समझ में आ गई कि रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। आगे ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट B के अंदर m एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या होंगे, 2 की पावर mn होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, क्यों ये 2 की पावर mn बन रहा है, क्यों बन रहा है इसको देखिए। यहां पर अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों ने एक पावर सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पावर सेट है ना। पावर सेट क्या होता है सर, पावर सेट जो होता है दैट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हैं वो अगर आप बना देते हो तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। हम लोग कहते हैं सर पावर सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि सेट ए का पावर सेट जो होगा वो पी ए करके लिखा जाता है, और इसकी कार्डिनलिटी अगर आप पता करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, यानी ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में रख देना है ना। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आती है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अगर हम लोग कंबाइन कर पाए तो आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगा इसको समझने में। ठीक है, अगर पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है तो रिलेशन कौन है सर, सर रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सभी पॉसिबल रिलेशंस लिखने हैं, सभी पॉसिबल रिलेशंस मुझे लिखने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सभी पॉसिबल रिलेशंस की कार्डिनलिटी अगर लिखनी है, इस बात को डिफरेंस को समझो कि सर पावर सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, उसकी कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर n। ठीक है, तो अगर मुझे पॉसिबल रिलेशंस ढूंढने हैं तो इसका मतलब मुझे A क्रॉस B के सभी सबसेट्स लिखने हैं, है ना। अगर मुझे सभी सबसेट्स लिखने हैं तो यही फॉर्मूला तो काम करेगा सर। तो ये फॉर्मूला काम ऐसे करेगा कि ये 2 की पावर mn हो जाएगा। क्यों mn हो जाएगा, mn क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहां पर जो सबसेट था वो सिर्फ A सेट था। किसके सबसेट देख रहे थे, A सेट के। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, जितने एलिमेंट्स थे, यानी n एलिमेंट्स थे तो n रख दिया। अच्छा, अभी सबसेट्स किसका देख रहे हैं सर, अभी सबसेट्स हम लोग A क्रॉस B का सबसेट देख रहे हैं। किसका, A क्रॉस B का सबसेट्स। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, A क्रॉस B के अंदर mn एलिमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना। A क्रॉस B के अंदर mn एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 2 की पावर mn हो जाएगा। आप इस तरीके से बच्चे इसको अपने दिमाग में सेट करना है, और कॉपी में तो लिखना ही है लेकिन दिमाग में भी सेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर है जी, ये बात समझ में आ गई। जी सर,
चलो यहां तक हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास क्या आता है कि सर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमें समझना है। वो ये कि अगर कोई सेट जो है, जनरली हम लोग कोई रिलेशन जब बनाते हैं वो किसी एक सेट से दूसरे सेट में बनाते हैं, लेकिन एक सेट और दो सेट्स के बीच में अगर डिफरेंस है, यानी अगर वो दोनों अलग अलग सेट्स हैं, तो इनमें बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप हो जाती हैं और कई बार क्वेश्चन बनता भी नहीं है उसके ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो अलग अलग सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने के बजाय हम लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूछा जाता है, जिसके अंदर हम लोग दो अलग अलग नहीं, सेम सेट को सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं और फिर उसके सबसेट्स निकालते हैं। यानी अगर मैं एक सेट से सेम सेट में मैपिंग कर रहा हूं और उन मैपिंग्स का सबसेट निकालता हूं, तो ऐसे रिलेशन की बात हो रही है कि सर ऐसे रिलेशन, एक रिलेशन जो कि सेट ए से सेट ए में डिफाइन किया जा रहा हो कि सर सेट ए के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स के साथ मैप अगर करें, तब ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे सर? ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। क्या बोलेंगे दोस्त? बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। इसके साथ यहां पर और बेटा आप लोग यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि सर बाइनरी रिलेशन को आप लोग लिख सकते हो कैसे? कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो कुछ ऐसे कि रिलेशन ऑन ए। कैसे लिख सकते हो? रिलेशन ऑन ए भी लिख सकते हो कि एक ऐसा रिलेशन जो ए से ए डिफाइन हो रहा हो, तो अब मैं उसे ऐसे ना लिखकर, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना लिखकर मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूं, दैट इज रिलेशन ऑन ए। यानी ए से ही एलिमेंट उठाओगे और ए से ही मैपिंग करोगे। डन है? तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बाइनरी रिलेशंस पर ही सेट होते हैं। बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस आप लोगों को दो डिफरेंट सेट्स में मिलेंगे। जब हम रिलेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम ऐसे रिलेशंस होंगे। चलो आगे देखते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है सर? नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस कितने होते हैं? जब मैं सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स बोल रहा हूं, सेट बी के अंदर भी, सेट बी तो है ही नहीं। अगर मैं बाइनरी रिलेशन बना रहा हूं तो मेरा पहला सेट भी ए है, मेरा दूसरा सेट भी ए है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो बेटा ये 2 की पावर mn लिखने के बजाय मैं 2 की पावर n इंटू एन लिखूंगा। और n इंटू एन क्या होता है सर? स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये दो बातें मेरे ख्याल से वेरी इजी बात समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पर एग्जाम्पल दिया था, कहां पर? इस वाले पेज में एग्जाम्पल दिया था। आप यहां देख पा रहे हैं कि सर ये जो रिलेशन है ये सर खाली रिलेशन है। खाली रिलेशन मतलब यहां पर कोई मैपिंग नहीं हुई थी। तो इस रिलेशन का नाम हम लोग क्या रख देंगे? इसका नाम रख देंगे एम्प्टी रिलेशन। कैसा नाम रख देंगे सर? एम्प्टी रिलेशन रख देंगे जी। क्यों? क्योंकि ये सर खाली रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रही है। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये वाला सेट जो है, इस वाली कंडीशन में यहां पर आपका R4 जो है वो एक्चुअली सबसेट के साथ साथ बेटा A क्रॉस B के बराबर भी है। क्या है? R4 जो है वो A क्रॉस B के बराबर भी है। तो इसमें से आप लोग बोलोगे कि सर ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सर मैपिंग है, कोई भी बिना मैपिंग के यहां पर नहीं है। तो दिस आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट अगर मैप नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। और अगर सभी के सभी एलिमेंट्स के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कोई रिलेशन जो कि ए क्रॉस बी के सबसेट ना होकर बराबर हो जाए तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो इनको आप लोग पॉइंट आउट कर लेंगे यहां से कि सर अगर आर जो है वो ए क्रॉस बी हो जाता है देन वी से दैट इट इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है सर। और अगर R जो है वो हमारा फाई के बराबर आ जाता है सो दैट इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन के नाम से आप इसे डिनोट करते हैं जी। छोटी छोटी बातें सब हम लोगों ने जोड़कर यहाँ पर रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया है। तो चलते हैं यहाँ से और डिटेल में बात करने के लिए। जैसे मैं बात करूंगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये बच्चों का एक बहुत ही भयानक सपना होता है। मैं आज ये, अगर यकीनन आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना ना, तो बेटा डोमेन, रेंज और कोडोमेन में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे आराम से समझिए। मैं आपको दो एग्जांपल्स के माध्यम से इसके बीच का मेजर डिफरेंस आपको समझाऊंगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर आता है।
जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सेट बनाया और ये बना दिया हम लोगों ने दूसरा सेट, बढ़िया जी, हाँ जी। यहाँ फिर से सर एक और सेट बनाया, ठीक है जी, एक और सेट बना देते हैं जी सर, ठीक है। दो ही एग्जाम्पल बनाने थे सर, भावनाओं में मत बहो, दो ही एग्जाम्पल बनाने थे, ठीक है। दो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं कि यहां पर मैंने 1, 2 और 3 लिख दिया, यहां पर मैंने ए और बी लिख दिया, यहां पर मैंने 1, 2 और 3 लिख दिया, यहां पर मैंने ए और बी लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहां से यहां सेट, ये सपोज कीजिए ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए से सेट बी में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर। कैसे, इसको ऐसे करके लिखेंगे, सेट ए से सेट बी में हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R1, हम लोग सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज R2। जी सर, तो रिलेशन अभी तक डिफाइन तो किए नहीं सर, रिलेशन डिफाइन करते हैं। मैं अपने मन से भर रहा हूं कि अभी के लिए मैंने ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा कि मैंने 1 की मैपिंग ए के साथ कर दी, मैंने 2 की मैपिंग ए के साथ कर दी, मैंने 3 की मैपिंग भी ए के साथ ही कर दी, मैंने 3 की मैपिंग भी ए के साथ ही कर दी। इस वाली कंडीशन में देखोगे सर मैंने 1 की मैपिंग ए के साथ कर दी, मैंने 2 की मैपिंग बी के साथ कर दी, और बस इतना ही किया मैंने। दीज आर पॉसिबल रिलेशंस ना, हम तो कोई सा भी एलिमेंट ले सकते थे, हमने ऐसे ले लिए, है ना, ऐसे करके ले लिए। आपका मन करे आप कोई और बनाओ, लेकिन इतने में सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये इतना इनफ है, आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने में इनफ है। इनफ है सर, बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल इनफ है बॉस, बिल्कुल इनफ है। कैसे, अब जरा ध्यान से देखना। जब मैं रिलेशन नंबर 1 को कैसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो सर 1 को ए के साथ लिखना है, 2 को ए के साथ लिखना है, और 3 को भी ए के साथ लिखना है। जब मैं R2 को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 1 को सर ए के साथ लिखना है और 2 को मुझे बी के साथ लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। नाउ डोमेन क्या कहता है आपसे, डोमेन कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी रिलेशन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है उनका अगर आप सेट बना देते हैं तो दैट बिकम्स द डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। यानी कि सर मेरा कहने का सेंस ये निकला कि अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि मुझे डोमेन बताइए, इस वाले क्वेश्चन में डोमेन बताइए, तो आप कहेंगे सर सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट्स में सर 1 है, 2 है, 3 है, तो डोमेन कौन बन जाएगा, 1, 2 एंड 3 बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अब मैं अगर यहां से बात करूं कि मुझे रेंज भी तो बताना होगा सर, रेंज भी बताना है, रेंज क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रेंज बोलेंगे। तो सर सेकंड कंपोनेंट्स ए है और सर ए है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना रेंज। जी सर, ये अपना रेंज हो जाएगा। अब अगर मैं कोडोमेन की बात करूं दोस्त, कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन क्या कह रहा है, कोडोमेन कह रहा है जो सेकंड सेट आप लोग लेते हो दैट इज सेट बी। जनरली क्वेश्चन के हिसाब से ये सेट बी की जगह कोई और नाम भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला सेट होता है जहां पर रिलेशन जो है किसी एक सेट से दूसरे वाले सेट की तरफ जाता है, तो ये जो सेकंड वाला सेट है ना दोस्त, ये वाला, इस सेट को हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, कोई फालतू बात ना करके हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि दिस सेट इज द कोडोमेन। यानी सर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने रिलेशन बनाया था तो हम लोगों ने सेट ए से सेट बी में मैपिंग करी थी, तो हमारा सेकंड वाला सेट कौन हो गया सर, बी हो गया। इसका मतलब मेरा कोडोमेन कौन हो जाएगा सर, मेरा कोडोमेन हो जाएगा ए कॉमा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर, ए कॉमा बी हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, है ना। लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, set of first elements is the domain, set of second elements is the range, and the second set is entirely called as the codomain set। ठीक है, यहां पर बात करते हैं सर इस वाले सवाल के अंदर अगर मैं डोमेन आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर डोमेन में मेरे पास जो लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सर इसमें 1 है और इसमें 2 है, यानी मैं सिर्फ 1 और 2 लिखूंगा। ये आप 1 2 3 मत लिख देना मेरे दोस्त, 1 2 3 मत लिख देना। कहीं आपको लग रहा हो कि सर पहले वाले सेट में तो 3 भी है तो ये भी डोमेन में आएगा, नहीं बेटा, मैपिंग नहीं हो रही है ना, तो नहीं हो रही है तो हम लोग रिलेशन में उसकी बात नहीं करेंगे, हमारा डोमेन 1 और 2 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
रेंज क्या हो जाएगा सर? लिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो आप कहेंगे सर लिस्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स में ए और बी दोनों आ रहे हैं। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं दोस्त, कोडोमेन की बात करूं तो सर सेकंड सेट हमारा ए से बी तक जा रहा है, तो ये तो सर ए कॉमा बी है, सो दिस बिकम्स द कोडोमेन सेट। बताइए सभी को एकदम चकाचक हुआ कि नहीं, है ना? देखो भाई एकदम क्लियर होने वाली चीज मैंने समझाई है। इसमें मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई सवाल आता है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वहां पर उसको डील कर दूंगा। एकदम क्लियर है ना? बढ़िया। चले सर, बाउंड्री पार एकदम। और सर यहां तक बात समझ में आ जाती है, तो चलिए कुछ और सवाल वगैरह कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि which of the following represents the relation given by R such that n to n, यानी ये क्या बोल रहा है सर? रिलेशन ऑन n बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है? रिलेशन ऑन n बोल रहा है। n क्या है सर? n होता है नेचुरल नंबर्स का सेट, है ना? जानते हैं ना n क्या होता है सर? नेचुरल नंबर्स का सेट। रिलेशन ऑन n यानी n to n जा रहा है, बाइनरी रिलेशन है, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि सर हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है वो कह रहा है कि सर ये ऑर्डर्ड पेयर्ड एक्स और वाई के फॉर्मेट में होगा, लेकिन जिसमें वाई और एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर होगा और एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 से 10 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये कुछ चीजें हमें बोली जा रही हैं। तो अब कुछ सवाल उठाने हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि सर हमारे पास ई वाला आंसर कतई गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। काइकू सर, क्योंकि जीरो जो होता है, जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हाँ सर। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर यहां आप देखोगे तो 16 जो है ना, 16 जो है वो सर बड़ा हो जाता है किससे? 10 से बड़ा हो जाता है, जबकि हमें बोला गया कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारा कहां पर रहेगी सर? 0 से 10 के बीच में रहेगी। ठीक है सर, तो ये आंसर भी गलत हो गया। तो सर सिमिलरली ये वाला आंसर भी तो गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये जो 100 आपको दिखाई दे रहा है, ये 100 भी हमारा 10 से एक बड़ा नंबर है। एक्स और वाई दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए थे, छोटे या बराबर होने चाहिए थे, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ये आंसर देखो बेटा काफी सही लग रहा है। कैसे? एक बार चेक कर लेते हैं। सर सबसे पहला नेचुरल नंबर, अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बनाऊं तो आप कहेंगे सर 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि सर मैं क्या करता हूं, यहां पर x की वैल्यू लेता हूं, यहां पर y की वैल्यू लेता हूं और यहां से रिलेशन की वैल्यू, मैं रिलेशन के अंदर कैसा एलिमेंट आएगा वो देखिए। सर अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस रिलेशन से? आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा, यानी रिलेशन का एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 1। सर x की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2,4। जी सर। x की वैल्यू 3 लेता हूं तो आपके पास यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो आप बन जाएंगे 3,9। दिस एलिमेंट विल बी 3,9। अब अगर मैं आगे चलता हूं दोस्त, 4 लेता हूं तो यहां पर 16 आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4,16 होना चाहिए। लेकिन रुको ना यार, ध्यान दो ना इन बात पे कि सर इसने बोला तो है कि y की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए दोस्त तो आगे मत बढ़ो, इतने में ही अपने क्वेश्चन को रोक दो और आप कहो कि सर ये हमारा जो है पूरा रिलेशन बनाने का एक सेटअप हमारा तैयार हो गया है। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन R को लिखना चाहता हूं तो मेरे पास एलिमेंट्स आएगा 1 1, 2 4 और 3,9 आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। तो आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया हो गया, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं बताते चलूंगा वैसे वैसे आप करते जाइए और आपको उतना ही मजा आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द डोमेन ऑफ द रिलेशन ऑन ए, बाइनरी रिलेशन की बात हो रही है, ऑन ए डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a, वेयर a इज इतना। अच्छा जी, ठीक है जी। a हमें क्या दिया हुआ है सर? a हमें 1 2 3 4 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर रिलेशन जो है, रिलेशन किस पे है? ऑन a पर है। रिलेशन ऑन a पर है। जी सर। अच्छा, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 2 3 4 है। जी सर, कोई परेशानी नहीं। अब रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है कि सर मेरा सबसे पहली वाली वैल्यू क्या है? x+2। तो यहां पर हम लोगों ने ले लिया x+2। फिर कौन है सर? हमारे पास x है, और इससे रिलेशन का जो एलिमेंट बनेगा वो कैसा बन जाएगा दोस्त? ऐसे करके कुछ बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है।
अब यहां इसने बोला कि मेरा एलिमेंट जो है वो बेटा ऑन ए है, ऑन ए। समझना बेटा, मेरा ना यहां पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो ए से बाहर हो, ना यहां पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो ए से बाहर हो। ध्यान रखना, मैं फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जरा आराम से चलिए और समझिए कि सर एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। लेट अस से x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 लेने पर यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, और यहां पर एलिमेंट क्या आ जाएगा सर, 3,1 आ जाएगा जी। सर x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं सर, 2 ले लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर 4,2 आ जाएगा। अच्छा सर x की वैल्यू हम लोग 0 ले सकते थे क्या, जीरो ले सकते थे बेटा, जीरो ले सकते थे, तो यहां पर तो आपका 2 आ जाता, लेकिन यहां पर 0 आ जाता, तो ये वाला एलिमेंट हमारा ए के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा सर जीरो के जगह अगर हम लोग कोई और नंबर लेने की कोशिश करते, हम लोग x की वैल्यू 3 लेने की कोशिश करते, सर x वैल्यू 3 लेते तो यहां पर आपके पास 5 आ जाता, यहां पर 3 आ जाता, लेकिन सर 5 भी तो नहीं है ना, 5 भी नहीं है, तो सर वापिस आओ, वापिस आओ, ये भी नहीं लिख सकते, तो x की वैल्यू बेटा 4 लेकर देख लो। सर 4 अगर लूंगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, सर 6 भी नहीं हो सकता है। तो आपने करके देख लिया ना, आपको समझ में आ गया कि सर अब बस यही 2 एलिमेंट से जो मैं रख सकता था, तो बस इतने का ही शुक्रिया करो और अपना रिलेशन जो है उसको रोस्टर फॉर्मेट में लिख दो। तो रिलेशन क्या बन जाएगा सर, रिलेशन बन जाएगा हमारे पास 3,1 बन जाएगा और 4,2 बन जाएगा, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए सेट के अंदर ही बिलोंग करेंगे। 4 1 3 2 इससे बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसे रिलेशन ऑन ए डिफाइन किया है कि इसके बाहर आंसर नहीं जाएगा। सवाल उठता है कि सर मुझे डोमेन बताना है इसका, भाई डोमेन लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स लिखोगे तो 3,4 हो जाएगा। मुझे अगर इसका रेंज बताना है तो आप कहेंगे सर रेंज जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 1,2 हो जाएगा। और अगर मुझे कोडोमेन बताना है तो कोडोमेन बेटा सेकंड सेट होता है। अब अगर ये रिलेशन ऑन ए है, इसका मतलब सेट ए से सेट ए की तरफ जा रहे हैं, तो सेकंड सेट सर ए है और ए के अंदर 1 2 3 4 है, तो ये मेरा को डोमेन हो जाएगा, है ना दोस्त। तो आपको डोमेन भी समझ में आ गया, रेंज भी समझ में आ गया, कोडोमेन भी आ गया, तो एक के बदले सर 3 दिन का फायदा हो गया। सर ने तो फायदा करा दिया है जी। चलें अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है कि सर एक रिलेशन आप लोगों को ऐसे दे दिया गया जहां y बराबर x + 1/x है, वेयर x और y जो है वो नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 6 से छोटी है। तो ये कह रहा है कि सर रेंज बताइए कितना होगा। बढ़िया सवाल बेटा। देखो सबसे पहले तो उन्होंने x और y दोनों n से लिए हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि सर रिलेशन ऑन n है, रिलेशन ऑन n है, n इज द नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है, तो सर नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन आता है सर, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, एंड सो ऑन, देयर इज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचुरल नंबर्स। ठीक सर, बिल्कुल बढ़िया, एकदम चोखा। तो अब ये मुझसे कह रहा है कि सर एक्स वाई के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं दोस्त ऐसे करके इसको समझना है। हर बार देखो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी इनिशियल स्टेज में आप लोगों को ये समझाते हुए चल रहा हूं कि सर एक्स की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो रिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इसने कहा सर x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी रहनी चाहिए। तो आप एक काम करें कि आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और 6 से छोटी है तो बस यहीं तक लेते हैं सर, और इससे आगे जाके हमको मिलेगा कछु नहीं। तो कछु नहीं मिलेगा तो बेटा यहीं पर मैं अपना इसको ब्लॉक भी कर देता हूं। चलो आगे चलते हैं। आप कहेंगे सर y की वैल्यू का रिलेशन क्या है, x + 1/x, यानी 1 + 1/1 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। हाँ सर, यहां बच्चे आप लोग 2 + 1/2 करेंगे तो आपके पास 2.5 आ जाएगा। लेकिन सर 2.5 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं ना भाई, 2.5 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसी तरीके से 3 + 1/3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 3.33 आ जाएगा। सर ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। 4 + 1/4 करेंगे तो आपके पास 4.25 आ जाएगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। और 5 + 1/5 करेंगे तो आपके पास 5.20 आ जाएगा, जो भी नेचुरल नंबर नहीं है। यानी मैं बेफजूल कैलकुलेट किए जा रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना ही रखना था सर, इतने में ही काम हो जाता
कैसे कि सर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 करेंगे, x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू अकेली ऐसी एलिमेंट आ रही है जो कि नेचुरल नंबर है, इट मींस हमारा रिलेशन के अंदर सिर्फ 1 1 आएगा, यानी हमारा जो रिलेशन बनेगा वो सिर्फ 1,1 एक एलिमेंट के साथ बनेगा। और इसका मतलब कि सर अगर मुझे यहाँ पर डोमेन पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, और अगर रेंज पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, और अगर कोडोमेन पूछ रहा है तो रिलेशन ऑन n बनाया गया है, तो सेकंड सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो n ही आ जाएगा। एकदम बढ़िया। बात धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करनी है, एकदम से नहीं कि हाँ सर छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, आराम आराम से समझते हुए चलना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ सेट A and B has 2 and 3 elements respectively then find the number of non-empty non-universal relations can be formed। अच्छा ठीक है दोस्त, अब आप एक बात बताइए कि सर रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है सर, तो अब यहां से हम लोग जानते हैं कि सर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं। सर नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो वो होते हैं 2 की पावर mn होता है। कितना होता है सर, mn होता है, जहां पे पहले वाले एलिमेंट्स की काउंटिंग और दूसरे वाले एलिमेंट्स की काउंटिंग जो है वो m और n से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक भी हमें बात समझ में आती है नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि सर हमारे पास एम्प्टी रिलेशन कितने होते हैं सर, नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन, नंबर ऑफ एम्प्टी। सर एम्प्टी रिलेशन तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, जिसे हम लोग फाई बोलते हैं, जिसे हम लोग फाई बोलते हैं, तो वो सिर्फ एक ही बनेगा। अच्छा, इसके साथ बेटा नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन कितने बनेंगे, आप कहेंगे सर यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो भी एक ही बनेगा, क्योंकि जहां पर रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा तो वो भी हमारे पास कितना बनेगा सर, एक ही बनेगा, है ना। तो अब मुझे अगर सवाल ये बताया जा रहा है कि मुझे बताना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी नॉन यूनिवर्सल रिलेशंस, अगर मुझे बताने हैं कि ना ही सर वो एम्प्टी हो ना ही सर वो यूनिवर्सल हो, तो आप क्या करेंगे सर 2 की पावर mn में से -1 कर देंगे, क्योंकि ना ही आपको एम्प्टी रिलेशन चाहिए ना ही आपको यूनिवर्सल रिलेशन चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से आप ये -1 कर देंगे। तो आप कहेंगे सर आंसर क्या होना चाहिए फाइनली, आप कहेंगे सर आंसर होना चाहिए 2 की पावर क्या होना चाहिए, m की वैल्यू बेटा 2 ले लो, इसकी वैल्यू 3 ले लो, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। 2 की पावर 6 बेटा 64 होता है, 64 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं बेटा अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सब सवाल आपको काफी मुश्किल फील हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बेस बनाना है। अब हम लोग कोर मैथमेटिक्स के अंदर जा रहे हैं जहां पर आपको प्लस माइनस शायद नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें लेकर आनी है। तो इस लेक्चर के बाद मैं आपको कराऊंगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अरे धांसू चैप्टर है एकदम भाई, एकदम दिल जीतने वाला है, लेकिन बच्चों को परेशानी होती है। मैं कोशिश ये करूंगा मैं उसे भी इजी बनाऊं और इतनी इजी बनाऊं कि आप लोग एकदम उसमें हल्ला गुल्ला मचा दो एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये था हमारा शायद से आखिरी सवाल ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों के सामने रिलेशंस का एक बेस यहां पर तैयार कर दिया है, जहां पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन को पहचानना आप लोगों को आ गया है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस शीट पहले हमेशा की तरह पहले पूरा लेक्चर में कराए गए सभी सवालों को जान लगाकर सीखना है, सर ने क्या बताने की कोशिश करी है वो सीखना है। नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिस शीट लगानी है। तीसरा स्टेप उसके बाद जाते हैं एनसीईआरटी में कि सर एनसीईआरटी में कितना पार्ट सर ने करवा दिया है, कौन कौन सी चीजें जो है वो सर ने करवा दी हैं, वो सवालों को सॉल्व करना है। और जब एनसीईआरटी और जब आप पूरा चैप्टर हो जाता है इस तरीके से, आपने लेक्चर भी ले लिया, आपने प्रैक्टिस शीट भी लगा ली, आपने एनसीईआरटी भी लगा लिया, अब आपको क्या करना है, जब आप फुल कॉन्फिडेंट है एकदम तैयार, तो अब 2 काम रह जाते हैं। कोई दूसरी हेल्प बुक अगर आपके पास बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं तो दूसरी हेल्प बुक को लगाइए, या फिर अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है, मान लीजिए आप ट्यूशंस वगैरह भी पढ़ते हैं या फिर कुछ और तरीके का काम आपको है, तो आप बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कम से कम इतना तो लगा सकते हैं दोस्त,
तो ये एक मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं सक्सेस हासिल करने के लिए। बाकी कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि सर क्या ये वीडियोस, ये क्लासेस, ये लेक्चर्स हम लोग एनडीए की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं? बेटा देखो, मैथमेटिक्स तो वही है, मैथमेटिक्स एग्जैक्टली सेम है। द डिफरेंस इज क्वेश्चंस जो है इसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू कम दूंगा, जबकि रिटन सॉल्यूशंस ज्यादा होंगे, है ना, सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस होंगे, जिसमें मैं ये कहूंगा कि एनडीए वालों का वो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनडीए में सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस अप्रोच लेने होते हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, या तो आप कम से कम सॉल्व करके उसको आंसर तक लेकर आइए। आपने कैसे सॉल्व किया वो मैटर नहीं करता, आपने सॉल्व कर दिया, सही आंसर ले आए, वो एनडीए में मैटर करता है। बट जब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बजाय जब आप एकेडमिक एग्जामिनेशंस देते हैं, तब आपकी रिटन क्वालिटी के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया, क्या वो मेथड वैलिड है या नहीं है, क्या आपने कोई बड़े मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपको अपने ही जॉनर में रहकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही मेथड से सॉल्व करना है, जिस मेथड से बताया गया है उसी मेथड से सॉल्व करना है। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं डिटेल में तो एनडीए का बच्चा इसे जरूर करें। बिल्कुल, पढ़ाई में कभी कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ, एनडीए वाले बच्चे प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज्यादा करें, ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। तो बच्चा लोग, प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, नहीं रुकेगी ना? बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहां पर खत्म करता हूं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।